गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम। मैं जितेंद्र वर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, आज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत विद आचार्य जितेंद्र में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा अर्थात संधि। देखिए, संहिता किसे कहते हैं? संहिता संज्ञा अर्थात पहले वाले वर्ण की बाद वाले वर्ण के साथ स्थित अत्यंत समीपता को संहिता या संधि कहा जाता है। अर्थात जिन वर्णों के मध्य संधि कार्य होगा वह सभी वर्ण संहिता संज्ञक होंगे। वह सभी वर्ण क्या होंगे? संहिता संज्ञक होंगे। देखिए, संहिता संज्ञा अर्थात संधि। संहिता संज्ञा क्या है? पहले वाले वर्ण की बाद वाले वर्ण के साथ स्थित अत्यंत समीपता को संहिता या संधि कहा जाता है। अर्थात जिन वर्णों के मध्य संधि कार्य होगा वह सभी वर्ण संहिता संज्ञक होंगे। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे बात करते हैं गणेश की बात करते हैं तो गणेश में क्या होता है? गण धन ईश। यहां पे जो अ है और यहां पे जो ई है, ये दोनों क्या है? संहिता संज्ञक है। ये दोनों क्या है? संहिता संज्ञक है। दूसरा उदाहरण लेते, जैसे मधु धन अरी। अर्थात यहां जो ऊ है, यहां जो अ है, ये दोनों क्या है? संहिता संज्ञक है। आ गए ना? ये दो अ और ई और संहिता संज्ञक है। यहां ऊ और अ, यहां ऊ और अ क्या है? संहिता संज्ञक है। परिभाषा: वर्णानाम मेलनम संधि कथ्यते। वर्णानाम मेलनम संधि कथ्यते अर्थात वर्णों के मेलन को संधि कहा जाता है। वर्णों के मेलन क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है।
अभी परिभाषा बताई थी, पहले वाले वर्ण की बाद वाले वर्ण के साथ अत्यंत समीपता को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा क्या रही, वर्णानाम मेलनम संधि कथ्यते। अतः संहिता संज्ञक, तो संहिता संज्ञा का जो विधायक सूत्र है वो क्या है, पर सन्निकर्षः संहिता, पर सन्निकर्ष है संहिता, अर्थात पहले वाले वर्ण की बाद वाले वर्ण के साथ अत्यंत समीपता को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है या संहिता कहा जाता है। संहिते क पदे नित्या धातु उपसर्गयो नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते, सा विवक्षाम अपेक्षते। देखिए, संहितेक पदे नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते। अर्थात संहिता कहाँ होती है, एक पदे, अर्थात एक पद में, किसमें, एक पद में कहाँ होगी, एक पद में क्या होगी, नित्य रूप से होगी। ये जो संहिता है वह एक पद में नित्य रूप से होगी, किसमें, नित्य रूप से, अर्थात जो संधि कार्य है वह एक पद में नित्य रूप से होगा। नित्या धातु उपसर्गयो, और धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में भी ये जो कार्य हैं वह कैसा होगा, नित्य रूप से होगा। कैसे होगा, नित्य रूप से होगा। अब बात करते हैं नित्या समासे, अर्थात ये जो कार्य हैं वह समास में भी नित्य रूप से होगा, समास में भी नित्य रूप से होगा। ये समास में भी कैसा होगा, नित्य रूप से होगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो संधि कार्य हैं वह तीन जगह नित्य रूप से होगा। कहाँ कहाँ, एक पद में नित्य रूप से होगा, धातु और उपसर्ग में भी कैसा होगा, नित्य रूप से होगा, और समास में भी क्या होगा, नित्य रूप से होगा। हम बात करते हैं जैसे कि एक पद के रूप में कैसे होगा। देखिए, एक पद में जैसे हरे धन ए, जो हरे हैं ये क्या है, एक पद है। कैसा है, पद है, धातु और शब्दरूप, अर्थात ये शब्दरूप है हरे और ए, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पद में संधि कार्य हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हरये, यहाँ क्या हो जाएगा, हरये, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा। फिर धातु और उपसर्ग की बात करते हैं, तो जैसे कि धातु उपसर्ग तो है प्रति, और धातु क्या है, एति, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, प्रत्येति। क्या बन जाएंगे, प्रत्येति। कौन सा सूत्र है, कौन सी संधि है यहाँ पे, यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। अब बात करते हैं समास में। समास में भी क्या होता है, नित्य रूप से होता है। जैसे प्रतिधन एक, प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम, ई के बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यण संधि। क्या हो जाएगा, यह, तो यह हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रत्येकम। तो यहाँ पे ये जो कार्य हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, नित्य रूप से हो रहे हैं। परंतु जो वाक्य हैं, इस वाक्य में क्या होगा, सा विवक्षाम अपेक्षते, अर्थात बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करेगा कि नित्य रूप से करना है या बिना संधि कार्य करे भी लिख सकते हो। जैसे
उदाहरण के लिए देख लीजिए, सा इह आगच्छति, वह इधर आती है, इसको क्या कह सकते हैं, संधि कार्य करके करेंगे तो क्या करेंगे, सा सेहा गच्छति, सेहा गच्छति। इस प्रकार से यहाँ पे वाक्य के अंदर नित्य रूप से नहीं होता है, परंतु नित्य रूप से जहां जहां होता है, कहां होता है, संत्येक पदे नित्या, अर्थात एक पद में नित्य रूप से होता है। नित्या धातु उपसर्ग और धातु और उपसर्ग में भी ये संधि कार्य नित्य रूप से होता है। नित्य समासे अर्थात समास में भी क्या होता है, नित्य रूप से होता है। वाक्य तु अर्थात वाक्य में सा विवक्षाम अपेक्षित है, ये जो वाक्य में जो संधि कार्य होता है वह बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संधि कार्य करके बोले या संधि विच्छेद करके बोले, विपक्ष बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। संधि के भेद, संधि के भेद देखिए, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। संधि कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला तो है अच संधि, क्या है, अच संधि। दूसरी है प्रकृति भाव संधि, तीसरी है हल संधि, चौथी है विसर्ग संधि और 5वीं है स्वादी संधि। इस प्रकार व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने प्रकार बताए हैं, 5 प्रकार बताए। अर्थात जो भट्टोजी दीक्षित की जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है उनके अनुसार संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। लेकिन जो वरदराज की सिद्धांत कौमुदी है, कौन सी, वरदराज की सिद्धांत कौमुदी अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर, कौमुदी में संधि के 3 भेद ही बताए हैं। 3 भेद ही बताए हैं। कौन कौन से हैं देखिए। जो अच संधि और जो प्रकृति भाव संधि है उसका एक ही रूप स्वीकार किया है। कौन सा है, अच संधि। कौन सा, अच संधि। अच संधि को हम क्या कह सकते हैं, स्वर संधि कह सकते हैं कि अच प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। दूसरी संधि है वो है हल संधि। कौन सी संधि है, हल संधि। और हल संधि को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि भी कह सकते हैं। हल संधि को हम क्या कह सकते हैं, व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं जो संधि विसर्ग संधि और जो स्वादी संधि है, ये दोनों को मिलाकर उन्होंने एक ही संधि मानी है। वो कौन सी संधि मानी है, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि मानी है। इस प्रकार से देखो अच संधि में क्या होगा, इस प्रकार वरदराज सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 भेद बताए हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो भट्टोजी दीक्षित हैं उन्होंने संधि कितने भेद बताए हैं, 5 भेद बताए हैं। इस प्रकार अगर आपसे पूछे कि संधि के कितने भेद होते हैं तो आपको क्या बताना है, 3 या 5, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पूछे कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद होते हैं तो आपको कितने बताने हैं, 5।
भट्टोजी दीक्षित के अनुसार पूछे तो कितने बताने हैं? 5। अगर वरदराज के अनुसार पूछे कि संधि कितने भेद होते हैं तो आपको कितने बताने हैं? 3। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो आपको कितने बताने हैं? 3। इस प्रकार संधि के 3 भेद होते हैं। तो हम आगे चलते हैं स्वर संधि अर्थात अच संधि। स्वर संधि अर्थात अच संधि। स्वर संधि अच संधि या स्वर संधि। अच संधि या स्वर संधि। अच को ही क्या कह सकते हैं? स्वर कह सकते हैं। सभी जो अच हैं, अच मतलब स्वर, अर्थात स्वरों के साथ स्वरों के साथ मेलन को क्या कह सकते हैं? स्वर संधि कह सकते हैं। अर्थात स्वरों के साथ मेलन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा देख लिए क्या है? स्वरों के साथ मेलन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। देखो, स्वरों के साथ मेलन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो आपको कितने स्वर बताए थे? माहेश्वरी सूत्र के अनुसार 9 स्वर बताए थे। देखिए 9 स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। कितने स्वर बताए? 9 स्वर। अर्थात स्वरों का किसके साथ मेलन होगा? स्वरों के साथ मेलन होगा। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। अर्थात आपने पढ़ा कि स्वरों के साथ मेलन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अर्थात देख लीजिए, पहले जो 5 वर्ण हैं, कौन से? पहले जो 5 वर्ण हैं, जब हम स्वरों के साथ मेलन करेंगे, क्या करेंगे? स्वरों के साथ मेलन करेंगे तो देख लीजिए अ और ए मिलकर क्या बन जाएगा? आ। ई और ई मिलकर क्या बन जाएगी? बड़ी ई। उ और उ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। री और री मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा री। और री का दीर्घ रूप नहीं होता है। इस प्रकार ये कौन सी संधि हो गई? सवर्ण दीर्घ संधि। अर्थात सवर्ण मतलब सवर्ण संज्ञा बताई थी ना कि सवर्ण संज्ञा में सवर्ण संज्ञा का मतलब होता है उसके समान वाला। अर्थात ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इसका अभ्यांतर यत्न विवृत होता है, इसका भी अभ्यांतर यत्न विवृत होता है। इस प्रकार ये दोनों आपस में क्या है? सवर्ण है। क्या है? सवर्ण है, समान नहीं है। समान का मतलब होता है ए और ए मिलकर क्या होता है? अ और ए ये दोनों समान है, परंतु सवर्ण इसके सामने आ भी हो सकता है, इधर भी आ हो सकता है। इस प्रकार आ और आ मिलकर भी क्या बनता है? आ बनता है। ई, इधर ई हो सकता है, इधर छोटी ई हो सकता है, तो भी क्या होगा? ई होगा। सवर्ण दीर्घ संधि अर्थात यहाँ पे बड़ा ऊ भी हो सकता है, इधर छोटा है तो क्या होगा? बड़ा। तो यहाँ पे बड़ा री भी हो सकता है, इधर भी बड़ा री हो सकता है, तो भी क्या होगा? बड़ा होगा। स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा। इधर क्या है? री है, इधर भी री है, मतलब री का क्या नहीं होता है? दीर्घ रूप नहीं होता, इसलिए क्या होता है? री ही रहता है। इस प्रकार ये जो संधि हुई वो कौन सी संधि हुई? स्वर्ण दीर्घ संधि। अर्थात कौन सी संधि हुई? स्वर्ण दीर्घ संधि। अर्थात देख लीजिए यहाँ पे क्या है?
9 स्वर है, यहाँ पे भी 9 स्वर है। अतः स्वर क्या बताई थी परिभाषा, संहिता की परिभाषा थी कि पहले वाले वर्ण की बाद वाले वर्ण के साथ अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। तो ये अत्यंत समीप है, इसलिए इनके मध्य क्या हो जाएगा, संहिता कार्य था संधि कार्य हो जाएगा। इस प्रकार ये जो हमने कार्य हमने कर लिया है, ये जो कार्य कौन सा कार्य किया, स्वर्ण दीर्घ संधि का कार्य हमने कर लिया। अब देखते हैं पहले वाले वर्ण का हमने सामने वाले वर्ण से क्या किया, संधि कार्य किया। अब देखो जो पहले वाला वर्ण के साथ हमने संधि कार्य कर लिया, अब केवल इस अ का, किसका, इस अ का, इस अ को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसके साथ में हमने संधि कार्य कर लिया। अब क्या करेंगे, इस अ या आ के बाद में क्या हो, ई हो, ऊ हो, री हो और री हो, तो कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि। अ या आ के बाद में ई हो या बड़ी ई हो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर ए या आ के बाद में री हो तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अगर ए या आ के बाद में री हो तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। इस प्रकार ये कौन सी संधि हो गई, ये गुण संधि हो गई। इसका सूत्र क्या है, जो संज्ञा है, गुण संज्ञा का जो विधायी सूत्र है वो क्या है, अध्यंग गुण है। अब इस अ या आ को क्या करेंगे, इस आगे वाले वर्ण किससे, ए से, ओ से, आई से और औ से मिलाएंगे तो शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, ए या आ। उस ए या आ के बाद में ए होगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ए या आ के बाद में ओ होगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और ए या आ के बाद में आई होगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ए या आ के बाद में ओ होगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो कार्य हुआ वो कौन सा कार्य हुआ, वृद्धि कार्य। कौन सा, वृद्धि रेतसी से होने वाला कार्य वृद्धि कार्य हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस अ को सभी सामने वाले वर्णों से हमने क्या कर दिया, संधि कार्य कर दिया। वर्ण से संधि करवाई तो स्वर्ण दीर्घ हो गई। अब इसके नीचे वाले से करवाई तो गुण संधि हो गई। इन चारों में गुण हो गई, फिर इन चारों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस अ को क्या कर दिया हमने, छोड़ दिया। अब इन चार वर्णों के बारे में सोचते हैं। अब इधर जो प्रारंभिक जो शब्द है, जो प्रारंभिक शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होंगे, ये 4 वर्ण होंगे। कौन से 4 वर्ण, ई, उ, री और री होगा। बाद में क्या होंगे, असमान स्वर होंगे। क्या होंगे, असमान स्वर होंगे, मतलब समान नहीं होने चाहिए। अगर समान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ का कार्य हो जाएगा। यण संधि का कार्य कैसे होगा, क्या कहता है ये, अगर ई, उ, री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी स्वर आ सकता है परंतु मतलब असमान होना चाहिए, तो ई के स्थान पे क्या होगा, य, उ के स्थान पे क्या होगा, व, री के स्थान पे क्या होगा, र और री के स्थान पे क्या होगा, ल। ऐसा कार्य हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी। देखो अ के साथ में इन 5 के सामने हमने इन 5 को रखा, ठीक है। फिर इस अ के सामने इन 4 को रखा तो गुण संधि हो गई। फिर इस अ के सामने इन 4 को रखा तो वृद्धि संधि हो गई। फिर इस अ को क्या कर दिया हमने, छोड़ दिया। अब इस अ को छोड़ने के बाद में क्या हो गया, इन 4 के सामने इन सभी स्वरों को रखा, इन सभी स्वरों को, असमान स्वरों को रखा तो य, व, र और ल हो गया। अब बच गए क्या, ये 4। अब इन 4 का इन सभी वर्णों के साथ में संधि कार्य होगा। इन सभी वर्णों के साथ में संधि कार्य होगा था, इन सभी स्वरों के साथ में संधि कार्य होगा। अगर ए, ओ, आई, औ के बाद में कोई भी स्वर हो, अब इसमें क्या है, यहाँ तो असवर्ण स्वर की बात हो रही थी, यहाँ पे कोई भी स्वर हो, ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, री भी हो सकता है, री भी हो सकता है, इसके सामने ए भी हो सकता है, इसके सामने ओ भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, औ भी हो सकता है, समान स्वर भी हो सकता है। कैसा भी हो, समान भी हो, कैसा भी स्वर हो तो क्या होगा, ए, ओ, आई, औ के बाद में कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, आय।
ए के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, अय। ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अव। और आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय। और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आव। क्या हो जाएगा, आव। इस प्रकार ये जो कार्य हैं वो क्या हो जाएगा, अयादी कार्य। ये क्या है, अयादी कार्य हैं। कौन सा कार्य है, अयादी संधि का कार्य है। इस प्रकार हमने अच संधि के बारे में जाना। क्या हुआ कि स्वरों का स्वरों के साथ मेलन को स्वर संधि कहते हैं। हमारे जो व्याकरण में है वो 9 स्वर स्वीकार किए गए हैं। इन 9 स्वरों का 9 स्वरों के साथ में ही संधि कार्य होगा। तो हमने इस प्रकार करवाया ए, ई, उ, री, ली। पहले प्रथम 5 वर्णों के साथ में हमने क्या किया, संधि कार्य किया। तो वो कौन सा हो गया, स्वर्ण दीर्घ कार्य हो गया। फिर बाद में इस ए का, इन ए को छोड़ करके इन चारों के साथ में हमने कार्य करवाया। तो कौन सा कार्य हो गया, गुण संधि का कार्य हो गया। फिर इस ए का इन लास्ट वाले चारों के साथ में हमने कार्य करवाया। तो क्या हो गया, वृद्धि संधि का कार्य हो गया। अब इस ए को क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर इसके चारों का, इन किसी भी वर्ण के साथ अर्थात असमान स्वर होना चाहिए। असमान स्वरों के साथ संधि कार्य किया तो कौन सा संधि कार्य हो गया, यण संधि कार्य हो गया। कौन सा संधि कार्य हो गया, यण संधि कार्य हो गया। फिर बाद में इन चारों को छोड़ दिया। फिर लास्ट वाला जो 4 वर्ण है ए, ओ, ऐ, औ का किसी भी वर्ण, किसी भी स्वर के साथ में संधि कार्य किया तो क्या हो गया, अयादी संधि का कार्य हो गया। और स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में हमने यहाँ पे जानने का प्रयास किया। आज की कालांश में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और इस को अच्छी प्रकार से समझ ले, जिससे कि आपको संधि, जो स्वर संधि का जो प्रकरण है वो आप कभी ना भूले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।